स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 मई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि उत्तर बिहार की लाइफलाइन विक्रमशिला सेतु ने ली गंगा नदी में समाधि। उत्तर और दक्षिण बिहार का टूट गया संपर्क। दरअसल बात यह है कि उत्तर बिहार की लाइफलाइन कहा जाने वाला भागलपुर का विक्रमशिला सेतु रविवार की देर रात करीब 1:10 में गंगा नदी में समा गया। सेतु का पिलर नंबर 133 के पास का करीब 25 मीटर लंबा स्लैब टूट करके गंगा नदी में गिर गया। इसके बाद से उत्तर और दक्षिण बिहार का आपस में संपर्क टूट गया है। इस घटना के तुरंत बाद हरकंप मच गया है। स्थिति की गंभीरता और फिर लोगों के बीच फैल रही आशंकाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। बंगाल में नहीं खुला एआईएमआईएम का खाता, जब्त हुई ओबीसी की जमानत। दरअसल बात है कि कल 5 राज्यों के चुनाव नतीजे सामने आ गए हैं। लोगों की नज़र खासतौर पर बंगाल पर बनी हुई थी, जहां पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से अब सरकार बनाने जा रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात एआईएमआईएम को लेकर है। एआईएमआईएम ने बंगाल में पूरी पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ा, लेकिन सभी में जीरो में आउट हो गए। बिहार में जिस तरह से एआईएमआईएम ने प्रदर्शन दिखाया था, ठीक उसी का उल्टा बंगाल में देखने को मिला। बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी का सुपरा साफ हो गया है। बंगाल विधानसभा चुनाव में ओवैसी की जमानत जब्त हो गई है। वे एक भी सीट पर लीड नहीं कर पाए। वहीं पर हुमायूं कबीर 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़े खुद और दोनों में ही जीत गए। हालांकि एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी। अब बंगाल में खाता नहीं खोल पाना उनके लिए एक बड़ी हार मानी जा रही है। जेडीयू विधायक अनंत सिंह के स्वागत में लहराए गए हथियार, गोपालगंज का वीडियो वायरल। दरअसल बात है कि गोपालगंज जिले में एक कार्यक्रम के दौरान खुलेआम हथियार लहराने का वीडियो सामने आने के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह के स्वागत के दौरान समर्थकों ने भोजपुरी गाने पर डांस करते हुए हथियारों का प्रदर्शन किया। हालांकि वायरल वीडियो कब और कहां का है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। सूत्रों के अनुसार मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में आयोजित एक उपन्यास कार्यक्रम में जेडीयू विधायक अनंत सिंह शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान स्वागत में जुटे कुछ युवक गाने की धुन पर झूमते हुए हाथों में हथियार लेकर के लहराने लगे। वीडियो में स्पष्ट रूप से कुछ युवकों को हथियारों के साथ प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है, जिससे इलाके में चर्चा का माहौल गर्म है। होटल में रईस जादों की रंगीन रात, पुलिस पहुंची तो उड़ गए होश, शराब के साथ गिरफ्तार। दरअसल बात यह है कि बिहार में शराबबंदी कानून के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर रईस जादों की अय्यासी भरी रात पर पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा कि पूरी महफिल ही उजड़ गई। जब मोतिहारी के छतौनी थाना इलाके के मठिया स्थित हर्ष होटल के एक कमरे में शराब की महफिल सजाई गई थी, जहां पर धुएं के छल्लों और फिर जाम के दौरे के बीच अचानक पुलिस की एंट्री ने हरकंप मचा दिया। मिली खुफिया इत्तला के आधार पर पुलिस ने जब होटल में दबिश दी तो फिर कमरे के अंदर का नजारा देख करके दंग हो गई, जहां 4 युवक आराम से शराब पार्टी कर रहे थे। कमरे में सिगरेट का धुआं और शराब की खाली भरी बोतलें बिखरी पड़ी थी। पुलिस ने मौके से ही चारों को धर दबोचा और शराब की बोतलों को जब्त कर लिया। बिहार के गांव में भी मकान बनाने के लिए पास कराना होगा नक्शा, रेरा की तरह प्राधिकार बनाने की योजना। दरअसल बात है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में भी अब बहुमंजिला इमारत या मकान के निर्माण के पूर्व इसका नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। जल्द ही ये प्रावधान लागू हो सकता है। जब पंचायती राज विभाग ने इसके लिए नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया है, जब इस पर विधि विभाग और फिर उच्च स्तरीय कमेटी से मंजूरी ली जाएगी। नियमावली के प्रारूप को राज्य मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिलने के बाद विधानमंडल से पारित कराया जाएगा। यह शहरों से सटे ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में अपार्टमेंट निर्माण को देखते हुए ये तैयारी की जा रही है। नियमावली में रेरा की तरह प्राधिकार गठित करने का प्रावधान है, जो ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाली बहुमंजिला इमारत के नक्शे को स्वीकृति देगा। ये बिल्डरों को परियोजना रजिस्टर करने पर खरीदारी की राशि का 70% अलग खाते में रखने और फिर समय पर कब्जा देने के लिए बाध्य करेगा। जमा कराए गए 70% कोष का भी इस्तेमाल सिर्फ उसी परियोजना के निर्माण के लिए किया जा सकेगा। खरीदारों को समय पर कब्जा नहीं देने की स्थिति या फिर देरी होने पर उन्हें
ब्याज सहित हर जाना देना पड़ सकता है। वहीं पर प्राधिकार में बिल्डर को प्रोजेक्ट का लेआउट, योजना, सरकारी मंजूरी और फिर काम की प्रगति की जानकारी शेयर करनी होगी। इसमें निर्माण का संपूर्ण एरिया और वास्तविक जगह भी स्पष्ट रहेगा, ताकि बिल्डर धोखे से खरीदारी से ज़्यादा कीमत नहीं वसूल सके। पीके की भविष्यवाणी हुई सच। 2 महीने पहले थलपति विजय की पार्टी को लेकर के किया था दावा। तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। दरअसल बात है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने दक्षिण भारत की राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया है। जहां दशकों से राज्य की सत्ता पर काबिज डीएमके और फिर एआईएडीएमके के दबदबे को इस बार अभिनेता से राजनेता बने थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री करगम यानी कि टीवीके ने तगड़ी चुनौती दी है। सियासी हलचल के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में प्रशांत किशोर एक टीवी इंटरव्यू के दौरान आत्मविश्वास के साथ कहते नजर आ रहे हैं कि आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, अगर विजय की पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो वह 118 सीटें जीत सकती है। अब दिलचस्प बात यह है कि विजय थलपति की पार्टी ने 100+ सीटें जीती है, यानी कि प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। प्रशांत किशोर ने जो कहा था कि थलपति की पार्टी 118 सीटें जीतेगी, तो लगभग उतनी ही सीटें जीती है। अब प्रशांत किशोर के समर्थकों ने इस वीडियो को अपनी रणनीतिक दूरदर्शिता बता करके शेयर करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, वहीं पर रुझान सही साबित होने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर लोग प्रशांत किशोर को भगसने के मोड में नहीं है। वायरल वीडियो पर कमेंट्स की बार आ गई है और फिर लोग जमकर के मौज ले रहे हैं। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि ज़्यादा क्रेडिट मत लीजिए, विजय ने तो पीके को 2 महीने में ही भगा दिया था। वहीं पर एक अन्य यूजर ने दक्षिण भारतीय राजनीति की नब्ज टटोलते हुए लिखा कि शायद आपको साउथ की राजनीति का पता नहीं है, वहाँ लोग संघर्ष करने वाले नेताओं से ज़्यादा फिल्मी सितारों को प्यार देते हैं। इसमें प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी का कोई रोल नहीं है। पंचायतों में सही पोषण से कुपोषण पर लगाम, महिलाओं और फिर बच्चों के स्वास्थ्य पर खास फोकस। दरअसल बात है कि बिहार की पंचायतों में जनप्रतिनिधियों द्वारा महिलाओं और फिर बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष पहल की जा रही है। जहाँ कुपोषण, एनीमिया और फिर कैल्शियम की कमी जैसी गंभीर समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए गाँव स्तर पर पोषण वाटिकाएं विकसित की जा रही है। जहाँ साथ ही बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। जहाँ इन प्रयासों से हजारों बच्चों के बेहतर भविष्य की दिशा में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। नालंदा जिला के हरनौत प्रखंड स्थित तेलमर पंचायत में मुखिया विधानंद बिंद ने कुपोषण के खिलाफ अनूठी पहल की है। उन्होंने अपने क्षेत्र में उन स्थानों की पहचान की है जहां पर लोगों तक पोषण के पर्याप्त साधन नहीं पहुंच पा रहे थे। इसके समाधान के रूप में उन्होंने ग्रामीणों को घर के पास ही पोषण वाटिका विकसित करने के लिए प्रेरित किया है। पंचायती राज विभाग से मिली प्रशिक्षण के आधार पर उन्होंने ग्राम सभाओं में पोषण के महत्व पर चर्चा की और फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया है। बस्तियों में पोषण वाटिकाएं लगवाई है, जिससे महिलाओं और फिर बच्चों में एनीमिया की समस्या कम करने में मदद मिली है। 2 साल में 100 से अधिक पुल गिरे, विक्रमशिला सेतु पर सियासत स्टार्ट, तेजस्वी यादव का तीखा तंज। दरअसल बात है कि बिहार में पुलों के गिरने और फिर खराब हालातों को लेकर के एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। विक्रमशिला सेतु से जुड़े हालिया मामले के बाद तेजस्वी यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 2 वर्ष में बिहार में 100 से ज़्यादा पुल गिर चुके हैं, जो सीधे तौर पर सरकार की कार्यप्रणाली और फिर निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी यादव ने कहा कि पुलों के निर्माण और रखरखाव में भारी लापरवाही बरती जा रही है। उनका आरोप है कि समय पर जांच और मरम्मत नहीं होने के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। उन्होंने सरकार से यह भी पूछा है कि इतने बड़े पैमाने पर पुल गिरने के बाद अब तक कितने अधिकारियों या फिर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की गई है। वहीं पर दूसरी ओर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हर घटना की जांच कराई जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा करके सरकार पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में पुल हादसों का ये मामला बिहार की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता है। पहले ही चेताया था, विक्रमशिला सेतु हादसे पर तेजस्वी के बाद कांग्रेस का एनडीए पर वार। दरअसल बात है कि बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला सेतु से जुड़े हादसे के बाद सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव के बयान के बाद अब कांग्रेस ने भी एनडीए सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को लेकर के पहले ही सरकार को चेता दिया गया था, लेकिन समय रहते कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्ष का आरोप है कि पुलों के रखरखाव और फिर निर्माण में लापरवाही बरती जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम
की बड़ी विफलता है। हाल के समय में बिहार में कई पुल गिरने की घटनाएं सामने आई है, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं पर एनडीए सरकार की ओर से इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा जा रहा है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं, जिससे बिहार की राजनीति में ये मामला और गर्मा गया है। सिवान में आरजेडी विधायक ओसामा साहब की तलाश में पुलिस की छापेमारी, जमीन कब्जाने का आरोप। दरअसल बात है कि बिहार के सिवान में आरजेडी विधायक ओसामा साहब को लेकर के बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की है और उनकी तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई जमीन कब्जाने और मारपीट के आरोपों के तहत की गई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक महिला डॉक्टर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई है और विरोध करने पर मारपीट भी हुई है। इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विधायक के घर और फिर अन्य ठिकानों पर दबिश दी है, लेकिन छापेमारी के दौरान वे मौजूद नहीं मिले। बताया जा रहा है कि फिलहाल ओसामा साहब फरार हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इस मामले को लेकर के सियासी हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि पहले से ही उनके खिलाफ जमीन विवाद के कई आरोप सामने आ चुके हैं। पिता नीतीश कुमार की तरह मैं भी बिहार का सेवा करना चाहता हूं। निशांत कुमार ने ले लिया संकल्प, बता दिया अपना CCC प्लान। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अपना सद्भाव यात्रा के दौरान बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि वे अपने पिता नीतीश कुमार की तरह ही काम करेंगे और राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने पर फोकस रहेगा। इसी दौरान उन्होंने अपना CCC प्लान भी स्पष्ट कर दिया है, जिसे लेकर के सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निशांत कुमार का CCC प्लान है क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर सख्ती। जब उन्होंने साफ कहा कि इन तीनों मुद्दों पर किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि निशांत कुमार इस संदेश के जरिए अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी सद्भाव यात्रा को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जहां वह जनता से सीधे जुड़कर के भरोसा जीतने और संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में प्लास्टिक और बेकरी उद्योग संकट में, कच्चे तेल की महंगाई से कई इकाइयां बंद। दरअसल बातें हैं कि बिहार में प्लास्टिक और बेकरी उद्योग इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का सीधा असर इन उद्योगों पर पड़ा है, जिसने उत्पादन लागत काफ़ी बढ़ गई है। खास करके मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में कई इकाइयां बंद होने की कगार पर पहुंच गई है और उत्पादन भी घट गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लास्टिक उद्योग में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल कच्चे तेल से ही बनता है, इसलिए तेल महंगा होते ही प्लास्टिक दाना और फिर अन्य सामग्री के दाम तेजी से बढ़ जाते हैं। इसका असर बेकरी उद्योग पर भी पड़ा है, क्योंकि पैकेजिंग और फिर अन्य खर्च बढ़ गए हैं, जिससे छोटे कारोबारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है। स्थिति ये हो गई है कि कई छोटे और फिर मध्यम उद्योग या तो उत्पादन कम कर रहे हैं या फिर पूरी तरह से बंद होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। अगर यही हाल रहा तो फिर रोजगार पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। जो उद्योग से जुड़े हुए लोग सरकार से राहत और फिर कच्चे माल की कीमतों पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं, ताकि इस संकट से बाहर निकला जा सके। संगठन होगा मजबूत तभी सरकार होगी मजबूत। निशांत कुमार ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। दरअसल बातें हैं कि बिहार में निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा के दौरान संगठन को लेकर के बड़ा संदेश दिया गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर संगठन मजबूत रहेगा तभी सरकार भी मजबूत बनी रहेगी। इस बयान के बाद पार्टी के अंदर संगठन को लेकर के नई चर्चा शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निशांत कुमार लगातार अलग अलग जिलों में जाकर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें एकजुट रहने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन ही चुनाव में जीत दिला सकता है और जनता के बीच पार्टी की पकड़ को बढ़ा सकता है। बताया जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए जेडीयू अपने संगठन को फिर से सक्रिय और मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। निशांत कुमार का ये संदेश आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए काफी अहम माना जा रहा है, जिससे पार्टी को नई दिशा और फिर मजबूत मिलेगी। पुडुचेरी में एनडीए की प्रचंड जीत पर बोले बिहार के सीएम सम्राट, पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच और विकास पर लगी मुहर। दरअसल बातें हैं कि पुडुचेरी में एनडीए की बड़ी जीत के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर के तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ये जीत पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच और विकास की नीतियों पर जनता की मुहर है। इस नतीजे को उन्होंने देश की राजनीति में एक बड़ा संकेत बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं और फिर कामकाज का असर अब पूरे देश में दिख रहा है। लोगों ने विकास के मुद्दे पर वोट दिया है, जिससे साफ है कि जनता का भरोसा एनडीए और पीएम मोदी पर लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस जीत से
कार्यकर्ताओं का मनोबल और मजबूत होगा और फिर आने वाले चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल एनडीए की इस सफलता को लेकर के पार्टी के अंदर खुशी का माहौल है और फिर इसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। नीट एग्जाम में सेंधमारी की कोशिश, MBBS स्टूडेंट निकला पेपर सॉल्वर सरगना, लाखों का कैश बरामद। दरअसल बात है कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर के एक बार फिर से बड़ा मामला सामने आया है। जब परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश का खुलासा हुआ है, जहां पर एक MBBS छात्रा को ही पेपर सॉल्वर गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी छात्र दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने और फिर उन्हें पास कराने का नेटवर्क चला रहा था। जब पुलिस ने छापेमारी के दौरान लाखों रुपए नकद भी बरामद किए हैं, जिससे साफ होता है कि ये पूरा रैकेट बड़े स्तर पर काम कर रहा था। इस गिरोह में और लोगों के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है और इससे जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। इस घटना के सामने आने के बाद नीट जैसी अहम परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर के फिर से बहस शुरू हो गई है। बिहार में आंगनबाड़ी के 59 लाख से अधिक बच्चों का बना हेल्थ कार्ड। यह दरअसल बात है कि बिहार में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े 59 लाख से अधिक बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाया जा चुका है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों की सेहत पर लगातार नजर रखना और समय पर इलाज सुनिश्चित करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हेल्थ कार्ड में बच्चों का वजन, ऊंचाई, पोषण स्तर और फिर स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज की जा रही है। इससे यह पता लगाने में आसानी होगी कि कौन सा बच्चा कुपोषित है या फिर उसे विशेष देखभाल की ज़रूरत है। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से बच्चों की सेहत में सुधार लाने में मदद मिलेगी। साथ ही आंगनबाड़ी सेवाओं को और मजबूत बनाया जा रहा है ताकि बच्चों को बेहतर पोषण और फिर समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर, किसानों ने दिए अहम सुझाव। दरअसल बात है कि बिहार में खेती को अधिक सुरक्षित और फिर पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए जैविक खेती पर जोर दिया जा रहा है। सरकार और कृषि विभाग लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि रासायनिक खाद पर निर्भरता कम हो और फिर जमीन की उर्वरता बनी रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसानों के साथ हुई बैठकों में कई अहम सुझाव सामने आए हैं। किसानों ने कहा है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बाजार की बेहतर व्यवस्था, उचित कीमत और ट्रेनिंग की जरूरत है। साथ ही साथ जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए अलग से प्लेटफॉर्म बनाने की मांग भी उठाई जा रही है। सरकार का मानना है कि जैविक खेती से न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि लोगों को भी सुरक्षित और फिर शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में इस क्षेत्र में और योजनाएं लागू की जा सकती है, जिससे खेती का तरीका धीरे धीरे पूरी तरह से बदल सके। मुजफ्फरपुर में कुदरत का कहर, तेज आंधी बारिश के बीच गिरा ठनका, धू धू करके जल उठा तार का पेड़। दरअसल बात है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में मौसम ने अचानक खतरनाक रूप ले लिया। तेज आंधी और फिर बारिश के बीच आसमान से ठनका गिरने की घटना सामने आई, जैसे एक तार का पेड़ जल करके राख हो गया। इस घटना के बाद इलाके में डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आंधी के साथ बिजली गिरने की आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के लोग सहम उठे। जब ठनका सीधे पेड़ पर गिरा, जिसके बाद उसमें आग लग गई और देखते ही देखते पेड़ धू धू करके जलने लगा। हालांकि राहत की बात यह रही है कि इस घटना में किसी व्यक्ति की हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग पहले ही आंधी बारिश और फिर बिजली गिरने की चेतावनी दे चुका था। ऐसे में लोगों को सलाह दी जा रही है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और फिर पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। बिहार में लंबित ई चालान से राहत का मौका, 90 दिन से पुराने चालान होंगे खत्म। दरअसल बात है कि बिहार में वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार लंबित ई चालान को लेकर के बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसके तहत 90 दिन से ज़्यादा पुराने चालान को खत्म किया जा सकता है। इससे हजारों लोगों को जुर्माने के बोझ से राहत मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई ऐसे ई चालान हैं जो लंबे समय से पेंडिंग पड़े हैं और लोगों ने उनका भुगतान नहीं किया है। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ये कदम उठा रही है ताकि सिस्टम को भी अपडेट किया जा सके और लोगों को भी राहत मिल सके। बताया जा रहा है कि इस फैसले का मकसद पुराने मामलों को निपटाना और ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। जहां हालांकि अधिकारियों ने यह भी साफ कर दिया है कि आगे से नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इसीलिए लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी होगा। अधिकारी काम पर लौटे,
मगर राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल जारी। बिहार में जमीन मालिक परेशान। दरअसल बात है कि बिहार में राजस्व विभाग से जुड़े हड़ताल का असर अब आम लोगों पर साफ दिखने लगा है। जहां पर एक तरफ अधिकारी काम पर लौट आए हैं, वहीं पर राजस्व कर्मचारी अब भी हड़ताल पर डटे हुए हैं। इस वजह से जमीन से जुड़े कई जरूरी काम ठप पड़ गए हैं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दाखिल खारिज, जमीन म्यूटेशन, रसीद काटने जैसे काम लंबे समय से अटके हुए हैं। जमीन मालिकों और फिर किसानों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की गैर मौजूदगी के कारण उनका काम नहीं हो पा रहा है। कई लोग अपने जरूरी काम जैसे जमीन खरीद बिक्री या फिर लोन से जुड़े मामलों में भी फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर के अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। जब सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन हड़ताल खत्म होने को लेकर के अभी स्पष्ट स्थिति नहीं है। ऐसे में अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो फिर आम लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। बिहार में एलपीजी संकट के बीच राशन कार्ड धारकों को पीडीएस से मिलेगा कुकिंग कोयला। यह दरअसल बात है कि बिहार में एलपीजी गैस की कमी के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब राशन कार्ड धारकों को पीडीएस के जरिए कुकिंग कोयला उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि खाना बनाने में लोगों को दिक्कत ना हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कुकिंग कोयला देने की योजना बनाई है। इससे खास करके गरीब और फिर ग्रामीण परिवारों को राहत मिलने की संभावना है। बताया जा रहा है कि ये व्यवस्था अस्थायी तौर पर लागू की जा रही है, जब तक एलपीजी की आपूर्ति सामान्य नहीं हो जाती। सरकार का कहना है कि लोगों को किसी भी हालात में खाना बनाने में परेशानी ना हो, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वितरण व्यवस्था सही तरीके से लागू हो और फिर सभी जरूरतमंद तक इसका लाभ पहुंच सके। बिहार को मिलेगी नई रफ्तार। कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन ब्रिज बनकर के हुआ तैयार, जल्द शुरू होगा वाहनों का परिचालन। दरअसल बातें है कि बिहार में बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल बनकर के तैयार हो गया है और जल्द ही इस पर गाड़ियों का परिचालन शुरू होने वाला है। इस पुल के शुरू होने से बिहार में यातायात व्यवस्था को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पुल गंगा नदी पर बनाया गया है, जो कि पटना और फिर वैशाली समेत आसपास के इलाकों को सीधे जोड़ता है। इसके शुरू होने के बाद लोगों को लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा। साथ ही व्यापार और आवागमन भी पहले से ज़्यादा आसान हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को आधुनिक तकनीक के साथ तैयार किया गया है, जिससे ये लंबे समय तक टिकाऊ और सुरक्षित रहेगा। सरकार का मानना है कि इस पुल के शुरू होने से क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा और फिर बिहार की कनेक्टिविटी पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। विक्रमशिला सेतु का स्पैन गिरने के बाद सीएम सम्राट चौधरी की हाई लेवल मीटिंग, इंजीनियर को किया सस्पेंड, रक्षा मंत्री से मांगी मदद। दरअसल बात है कि बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा यानी कि स्पैन गिरने के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाई और फिर पूरे मामले की समीक्षा की। इस हादसे के बाद प्रशासनिक स्तर पर तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में लापरवाही सामने आने पर एक इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि पुल निर्माण और फिर रखरखाव में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही पूरे रेतु की तकनीकी जांच के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। बताया जा रहा है कि इस मामले में केंद्र सरकार से भी मदद मांगी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रक्षा मंत्री से संपर्क करके तकनीकी सहयोग की मांग की है, ताकि पुल की मजबूती और फिर सुरक्षा को लेकर के बेहतर समाधान निकाला जा सके। बिहार में आसमानी बिजली, आंधी तूफान और तेज बारिश का कहर, अलग अलग घटनाओं में गई 12 लोगों की जान। जी हां, बिहार में मौसम ने खतरनाक रूप ले लिया है, जहां पर आंधी तूफान, तेज बारिश और फिर आसमानी बिजली ने भारी तबाही मचाई है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में हुई घटनाओं में अब तक 12 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगहों पर बिजली गिरने, पेड़ टूटने और फिर तेज हवाओं के कारण हादसे हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला है, जहाँ पर लोग खेतों या फिर खुले स्थानों पर मौजूद थे और अचानक मौसम बिगड़ने से वे इसकी चपेट में आ गए या कई जगह घरों और फिर फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने पहले ही खराब मौसम को लेकर के अलर्ट जारी किया था और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई थी। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि खराब मौसम के दौरान घरों में ही रहें और खुले स्थानों या फिर पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें, ताकि इस तरह की घटनाओं से सुरक्षित रहा जा सके।
जासूसी या घुसपैठ, जोगबनी बॉर्डर पर पकड़ा गया 41 वर्षीय चीनी नागरिक, पूछताछ में जुटी एजेंसियां। दरअसल बात यह है कि बिहार की जोगबनी बॉर्डर पर एक संदिग्ध विदेशी नागरिक को पकड़े जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। 41 वर्षीय एक चीनी नागरिक को सीमा पार करते समय हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद उसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये व्यक्ति बिना स्पष्ट दस्तावेजों के सीमा के पास घूमता पाया गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। शुरुआती जांच में उसके पास से कुछ संदिग्ध सामान भी मिलने की बात सामने आई है, जिसे जांच एजेंसियां खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि मामला जासूसी से जुड़ा है या फिर अवैध तरीके से घुसपैठ का प्रयास था। फिलहाल विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां मिलकर के पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और उससे जुड़ी हर जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। बिहार में 7 मई को होगा मंत्रिमंडल विस्तार, गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी। दरअसल बात यह है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर के तस्वीर लगभग साफ हो गई है। खबर है कि 7 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और इसके लिए पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह इस कार्यक्रम को लेकर के प्रशासन और फिर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए कैबिनेट में ये नए चेहरे को मौका मिल सकता है, जबकि कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। सभी सहयोगी दलों के बीच संतुलन बना करके मंत्रियों की लिस्ट तैयार की जा रही है, ताकि गठबंधन में कोई भी असंतोष न रहे। बताया जा रहा है कि इस शपथ ग्रहण समारोह को खास बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मंच और फिर अन्य व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस नई कैबिनेट विस्तार के बाद सरकार और मजबूत होकर के सामने आएगी। बंगाल में गई दीदी, अब पप्पू यादव का अगला कदम क्या होगा? बीजेपी की जीत पर किया था ये ऐलान। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों के बाद राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है। दीदी यानी कि ममता बनर्जी की हार के बाद अब सभी की नज़र पप्पू यादव के अगले कदम पर टिकी है, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले ही एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया था जिसे लेकर के अब चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पप्पू यादव ने कहा था कि अगर बीजेपी को जीत मिलती है तो वे अपनी राजनीतिक रणनीति में बड़ा बदलाव करेंगे, यानी कि राजनीति ही छोड़ देंगे। अब जब नतीजे सामने आ चुके हैं तो ये सवाल उठ रहा है कि वे अपने बयान पर कितना अमल करते हैं और आगे कौन सा कदम उठाते हैं। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव के फैसले का असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ सकता है। ऐसे में उनके अगले कदम को काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे आने वाले समय में नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। हृदय माछे काबा नैन मदीना, उल्टे भाजपा को फायदा करा गया सायनी घोष का गाना। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक गाना चर्चा का बड़ा विषय बन गया। टीएमसी की नेता सायानी घोष का गाया हुआ गाना हृदय माछे काबा नयन मदीना अब राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है। इस गाने को लेकर के भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा का आरोप है कि इस गाने के जरिए धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, जब पार्टी नेताओं ने इसे चुनाव के दौरान गलत संदेश देने वाला बताया और इसका विरोध भी किया। वहीं पर टीएमसी की ओर से कहा जा रहा है कि इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और ये सिर्फ एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। बताया जा रहा है कि इस विवाद का असर चुनावी माहौल पर भी पड़ा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मुद्दे ने भाजपा को चुनाव में फायदा पहुंचाया, क्योंकि इससे ध्रुवीकरण बढ़ा और वोटिंग पैटर्न पर असर पड़ा। ऐसे में एक गाने ने ही बंगाल की राजनीति में बड़ा मोड़ ला दिया। बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर ये क्या बोल गए? बंगाल का रिजल्ट देख करके बदल गए सुर। जी हां, पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे के बाद सियासी माहौल काफ़ी गर्म हो गया है और नेताओं के बयान लगातार चर्चा में ही। इसी बीच हुमायूं कबीर का एक बयान अचानक सुर्खियों में आ गया है। कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले जिस तरीके का रुख उन्होंने अपनाया था, अब नतीजे के बाद उनके बयान में बदलाव साफ नजर आ रहा है। यही वजह है कि उनके इस बदलते हुए रुख को लेकर के राजनीतिक गलियारों में जम करके चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुमायूं कबीर ने चुनाव से पहले कुछ मुद्दों पर कड़ा स्टैंड लिया था, लेकिन परिणाम आने के बाद उनकी भाषा और बयान दोनों में नरमी दिखी जा रही है। 2 सीटों से नामांकन किया था अपने नाम से और दोनों में ही उनकी जीत हो गई। वहीं पर उनके समर्थकों का कहना है कि बदलते हालात के अनुसार रणनीति बदलना राजनीति का हिस्सा होता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दिल्ली जीता, बंगाल भी जीता, अब बीजेपी के लिए बचे हैं कौन से 3 किले?
दरअसल बात यह है कि देश की राजनीति में बीजेपी लगातार बढ़ती ताकत के बीच अब चर्चा इस बात की हो रही है कि आगे पार्टी किन राज्यों पर फोकस करेगी। दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे अहम राज्यों में मजबूत प्रदर्शन के बाद बीजेपी के सामने अब कुछ बड़े राजनीतिक किले बाकी माने जा रहे हैं, जिन्हें जीतना पार्टी के लिए अगली बड़ी चुनौती हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन 3 राज्यों को अब बीजेपी के लिए सबसे बड़े किले के रूप में देखा जा रहा है, उसमें तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना शामिल है। इन राज्यों में अभी तक पार्टी को वैसी सफलता नहीं मिल पाई है जैसे उत्तर भारत या फिर कुछ अन्य हिस्सों में मिली है। यही वजह है कि अब पार्टी इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नई रणनीति बना रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी इन राज्यों में संगठन विस्तार, स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने और क्षेत्रीय मुद्दे पर फोकस करने की योजना बना रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर पार्टी इन 3 किलों को भी जीतने में सफल हो जाती है तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। बंगाल की मुस्लिम बहुल सीटों पर क्या है भाजपा का हाल? चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे में मुस्लिम बहुल सीटों को लेकर के इस बार काफी दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। आमतौर पर इन सीटों पर टीएमसी का दबदबा माना जा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने कई इलाकों में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि चुनाव के बाद इन सीटों के आंकड़े सबसे ज्यादा चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भाजपा ने न सिर्फ अपना वोट शेयर में बढ़ोतरी की है, बल्कि कई जगहों पर मजबूत चुनौती भी पेश की है। हालांकि इन सीटों पर टीएमसी का प्रभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा की सेंधमानी ने पारंपरिक वोट बैंक की राजनीति को जरूर हिला दिया है।